हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बोलना यानी ज़बानी इज़हार और ज़बानी इज़हार की तदरीस के तरीके यानी बोलने की तदरीस के तरीके को कवर करने वाले हैं। कल हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था ज़बानी महारतें या फिर लिसानी महारतें भी उसको कहते हैं। उसी के अंदर ये सब पार्ट्स आते हैं। उसके अंदर सुनना आता है, बोलना आता है, पढ़ना आता है, लिखना आता है। कल हमने सुनने को देखा था, आज बोलने को कवर करने वाले हैं कंप्लीटली। जो अभी-अभी हमारे साथ नए साथी जुड़े हुए हैं, उनको बता दें कि जो आपका पेपर होने वाला है दिसंबर में सीटेट का, उसका फ्री बैच हमारे जानिब से शुरू कर दिया गया है। फ्री उर्दू पेडागॉजी है और फ्री हिंदी पेडागॉजी हमारी जानिब से। आप इस दोनों लैंग्वेज की तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। इस बैच में आपको फ्री वीडियोज़ दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल से को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले इम्पोर्टेंट रिवीजन है कुछ जो हमने कल पढ़ा था, क्योंकि एक ही सबक का है ये। बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इन सबको एक साथ जोड़कर ही पढ़ना बेहतर होगा। इन सबको अलग अलग नहीं कर सकते। भले से कल की क्लास में वो किया गया था, आज की क्लास में बोलना किया जा रहा है, कल में पढ़ना लिखना कराया जाएगा। ये अलग चीज़ है लेकिन जोड़ना सबको है। तो इम्पोर्टेंट रिवीजन क्या है कि ज़बान क्या है, कितनी है, कैसे है, हम कितने तरह सुनते हैं, तामीलाती समात और गैर तामीलाती समात में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था ज़बान क्या है। ज़बान हमारे एहसासात, जज्बात, ख़यालात के इज़हार करने का ही नाम ज़बान है। हम ज़बान के ज़रिए से ही अपने एहसासात, ख़यालात और जज्बात को ज़ाहिर करते हैं। बस इसी को ज़ाहिर करने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इशारों का यूज़ कर रहे हैं, अपने इशारे से किसी को बता दे रहे हैं, अपनी बातों को समझा दे रहे हैं, चाहे लिख कर हम समझा दे रहे हैं और चाहे बोल कर समझा दे रहे हैं, सब में हम किसी न किसी तरह की ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कितनी ज़बान है, ज़बान क्या है, कितनी ज़बान का मतलब ये है ज़बान की कितनी किस्में हैं। तो ज़बान की 3 किस्मों में इसको बाँटा गया है। कौन-कौन सी? एक अभी-अभी आपको बताया कि अलामतों की ज़बान यानी जो लिखते हैं। दूसरा आवाज़ों की ज़बान और तीसरा इशारों की ज़बान। हम अपने अलामतों यानी ये जो लिखा हुआ है ज़बान क्या है, ये अलामतों की ज़बान है। आप अगर सुने ना तो देख कर ही कम से कम समझ जाएँगे, ठीक है? तो ये अलामतों की ज़बान है। आवाज़ों की ज़बान जो अभी अपने कान से हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, ये आपकी आवाज़ों की ज़बान है। और एक इशारों की ज़बान है। यहाँ पर वीडियो चल नहीं रहा है, वरना आप जब पढ़ा रहे हैं तो अपने हाथों को हिलाते होंगे या फिर कुछ काम करते वक़्त, बात करते वक़्त अपने हाथ को हिला रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, हाथ से एक्ट कर रहे हैं कुछ न कुछ, तो वो क्या हो जाएगा, इशारों की ज़बान हो जाएगी। अगर हो सकता है अलामतों की ज़बान किसी को ना आ रही हो सकता है आवाज़ों की ज़बान यानी गूँगा हो, वो किसी तरह से उसको प्रॉब्लम हो, तो फिर वो इशारा करके बता दे रहा है, अपनी बातों को समझा दे रहा है। लेकिन इशारा करने में ये एक चीज़ होती है कि जो आपके सामने है, एक चीज़ की कमी होती है कि जो आपके सामने है उसी चीज़ के बारे में सिर्फ़ आप बता सकते हैं। जो आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, जो आपकी छिपी हुई चीज़ें हैं, उसको आप नहीं बता सकते। सिर्फ़ जो दिख रही है उसी चीज़ को इशारों की ज़बान से आप बता सकते हैं। तो ये हो गई ज़बान। ज़बान कितनी है? 3 तरह की होती है, अलामतों की ज़बान, इशारों की ज़बान और हाँ, अलामतों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और इशारों की ज़बान। उसके बाद कैसे है ये? मतलब किस तरह से है? तो फिर हम किस तरह से इसको देखते हैं कि सुनना देखते हैं, सुनना, एक मिनट, सुनना, उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं? फिर बोलना, फिर हम क्या देखते हैं? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना और लिखना, ठीक है? लिखना और पढ़ना, ठीक है? इस तरह से हम इस ज़बान की बुनियादों को देखते हैं, ठीक है? कैसी बुनियादें हैं? तो पहले सुनना हो गया, फिर बोलना हो गया और फिर लिखना हो गया और फिर पढ़ना हो गया। ज़रूरी नहीं है कि लिखना पहले आए फिर पढ़ना आ जाए या पहले पढ़ना आए फिर लिखना आ जाए, किसी भी तरह से कुछ भी आ सकता है, ठीक है? जैसे कभी हो सकता है लड़का पहले पढ़ना सीख जाए, बाद में लिखना सीखे, हो सकता है पहले लिखना ऐसे लिख-उख ले रहा है, कुछ भी लिख रहा है वो, लिखना सीख जाए, पढ़ ना पा रहा हो, तो कोई भी ज़बान किसी भी तरह से आ सकती है, ज़रूरी नहीं है, कोई क्रम में नहीं है, कोई एक सीक्वेंस से नहीं है। हम
कितनी तरह से सुनते हैं, जो कि कल हमने पढ़ा था। ये तो आपका पहले या दूसरी क्लास में आपको पढ़ाया गया था, ज़बान कितनी होती है, कैसे होती है, ये सब चीज़ें। कल की क्लास में जो हम पढ़े थे वो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना पढ़े थे, और किस तरह से हम सुनते हैं। तो फिर क्या हो जाएगी, एक आपके अल्फाज की बुनियाद पर हम सुनते हैं, लफ्ज़ों की बुनियाद पर हम सुनते हैं। किसकी बुनियाद पर सुनते हैं हम लफ्ज़ों की बुनियाद पर सुनते हैं। किसकी बुनियाद पर? एक लफ्ज़ों की बुनियाद पर, और दूसरा साबिका मालूमात की बुनियाद पर। साबिका मालूमात की बुनियाद पर। इसका मतलब क्या हम कल देखे थे? अगर जो कल की वीडियो को नहीं देखे हुए हैं वो ज़रूर जाकर देख लें, क्योंकि जोड़कर ये 4-5 वीडियो जो रहेगी वो पूरी तरीके से एक ही वीडियो में होनी चाहिए थी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती थी। इसी वजह से सबको अलग-अलग कर दिया गया है, लेकिन कंप्लीटली एक दूसरे से बिना जोड़े इसको हम पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है? तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। लफ्ज़ों की बुनियाद पर क्या होता है? लफ्ज़ों की बुनियाद पर हमने ऐसे पढ़ा कैसे, है ना? हमने पढ़ा सुनते हैं। ये जो पढ़कर और तुरंत हमारे दिमाग में जो ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ हैं, जो हमने अपने दिमाग में रखे हुए हैं, अल्फ़ाज़ को समझ कर रखे हुए हैं, उससे हम तुरंत समझ जाते हैं। कोई बोला दिस इज़ अ बुक, क्या बोला? दिस इज़ ए बुक। कोई बोल दिया दिस इज़ अ बुक, ठीक है? ये एक किताब है। तो हमने अब इसका मतलब दिस मीन्स ये, इज मीन्स है, ए मीन्स एक बुक, ऐसा नहीं है ना। हम लोग जानिए दिस इज ए बुक यानी ये एक किताब है, उसको हमको ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम दिस को बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, ए को बहुत बार पढ़ चुके हैं। बुक तो हरदम पढ़ते ही रहते हैं, तो फिर ये क्या हो गया, हम तुरंत ही समझ जाएंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा समझने में। तो हम लफ्जों की बुनियाद पर यानी वर्ड्स की बुनियाद पर हम लोग समझ चुके हैं। लफ्जों की बुनियाद पर कोई कुछ बोलता है, कोई अपने बात कोई कुछ बोल रहा है, तुरंत हम उसको लफ्जों की बुनियाद पर समझ सकते हैं। लेकिन अगर बाय चांस आप लोग अगर इधर नॉर्थ साइड के हैं, तो फिर आप साउथ की लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। नॉर्थ साइड मीन्स आप नॉर्थ इंडियन हैं, और जो साउथ इंडियन है उनकी थोड़ा सा लैंग्वेज तमिल हो गई, मलयालम हो गई, इस तरह से उनकी मिक्स हो रही है, तो हम लोग बहुत अच्छा तरह से नहीं समझ सकते। जो नॉर्थ इंडियन के लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो फिर उनको उनके लिए क्या है, उनके लिए लफ्जों की बुनियाद पर वो समझ ही नहीं सकते, है ना। लफ्जों की बुनियाद पर वो चीज़ समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके दिमाग में वो सब अल्फाज हैं ही नहीं कि वो समझ पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है, कि लफ्ज़ों की बुनियाद पर हम एक समझते हैं, और दूसरा क्या होता है, साबिका की बुनियाद पर यानी पुरानी मालूमात की बुनियाद पर समझते हैं। जैसे जो कल आपसे कोई कुछ आज आकर आकर आपसे कुछ बोल दिया कि अरे वहाँ तो भूकंप आ गया है, तो आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कभी ना कभी, भूकंप अभी जल्द ही आया था, शायद 17 या 16 में, तो कभी ना कभी आपने देखा ही होगा। तुरंत आप उससे जोड़ना शुरू कर दे रहे हैं कि अरे कहीं इतना खतरनाक वाला ना हो जाए। उसी के बुनियाद पर जो पिछले आपके जीवन में जो चीज़ें हुई थी ना, उसी के बुनियाद पर आप सोचना शुरू कर देते हैं, अरे ऐसा तो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अगर कोई बीमारी आकर बोल दिया, कल यही एग्जाम्पल लिए थे कि एक लड़का आकर बोल दिया कि अरे बहुत खतरनाक वाली बीमारी चली हुई है, तो आप तुरंत उसको, जो आपकी लाइफ में कोरोना आ गया था, कोरोना की बीमारी से आप उसको तुरंत जोड़ ले रहे हैं। क्यों जोड़ ले रहे हैं? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें चल रही हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो आकर कुछ सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। नहीं, वो बोल दिया अगर कि भाई बहुत खतरनाक वाली महामारी चली है, तुरंत आप सोचने लगे अरे कोरोना की तरह तो नहीं थी, कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग गया। तो ये क्या है, ये आपकी साबिका मालूमात है, आप उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। खाली वो बोला, तुरंत आप पीछे पीछे की तरफ चले जा रहे हैं, और पीछे की तरफ जाने के बाद इसी के हिसाब से आप हर चीज़ सोचने लगते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, कहीं खाने की दिक्कत ना हो जाए। ये सब चीज़ आप सोचने लगेंगे। क्यों सोचने लगेंगे? ये आपके साबिका मालूमात की बुनियाद वहाँ पर काम कर रही है, यानी पिछले नॉलेज के हिसाब से आप सोच रहे हैं। तो हम कितनी तरह से सुनते हैं? 2 तरह से सुनते हैं। एक लफ्ज़ों की बुनियाद पर यानी अल्फाज की मानी जानकर सुनते हैं, और दूसरा जो हमारे दिमाग में पहले से चीज़ें चल रही हैं, यानी पुरानी जो हमारी समझ है उसके हिसाब से हम जानते हैं, पुरानी नॉलेज की, प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से हम समझ लेते हैं। 2 तरह से हम लोग समझते हैं। अब उसके बाद तामीलाती समात और गैर तामीलाती समात क्या होता है? ये बहुत आसान है। तामीलाती समात मतलब पता है, जो दो तरफा सुना जाए, यानी आप आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, दो तरफा, आप मेरी भी सुन रहे हैं, मैं आपकी भी सुन रहा हूँ, इस तरह से। यानी 2 लोग आपस में बैठकर अगर ऐसे बातें कर रहे हैं, तो आमने सामने ये लोग बात करेंगे, आमने सामने बात करेंगे। तो ये क्या है, दोनों सुनेंगे, दोनों देखेंगे, दोनों बोलेंगे। ये क्या हो गया, तामीलाती समाती। या फिर ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं ना, वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, तो दोनों लोग सुन रहे हैं, दोनों लोग देख रहे हैं, दोनों लोग बोल रहे हैं। लेकिन गैर तामीलाती और ये 2 तरफा होती है, वही होते हैं ना, दोनों लोग
दो तरफ सुनी जा रही है। और गैर तामीलाती क्या है, जैसे आप अभी फिलहाल हमको सुन रहे हैं, अभी फिलहाल आप हमको सुन रहे हैं, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि ये गैर तामीलाती समात है ना। इसमें सिर्फ एक तरफा रहेगा, या तो हम आपकी बात सुनेंगे या आप हमारी बात सुनेंगे, इस तरह से। यानी एक तरफा चीज़ें गैर तामीलाती में रहती है। जैसे आप क्लास फिलहाल हमारा देख रहे हैं तो ये गैर तामीलाती है, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन तामीलाती में अगर बाई चांस यही क्लास आपकी क्या चली, मीट, गूगल मीट पर चलने लगे, तो फिर वहाँ पर आपकी बातें भी सुनाई दे देंगी। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से जो लोग भी बैठे रहेंगे यहाँ पर, वो आपकी भी बात को सुन सकते हैं, आप हमारी बात भी सुन सकते हैं। तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो तामीलाती समात हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ज़बान क्या होती है और कितने होती है, कैसे होती है, तामीलाती समात क्या होती है और सुनना क्या होता है। सुनना को देख लेते हैं। सुनना कोई पुरानी चीज़ को हम जानते हैं, है ना, कोई चीज़ सुनते हैं और उस पर फिर उसकी मानी समझते हैं, उसको दोहराते हैं। और ये जैसे मादरी ज़बान होती है, बच्चा पैदा हुआ, वो कुछ ना कुछ सुना, फिर उसको दोहराएगा, फिर एक दिन आएगा उसको मादरी ज़बान अच्छे से आ जाएगी। ये हो गया सुनना। ठीक है, अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए, इस वजह से आपको कराया गया। अब देख लेते हैं अब बोलना क्या होता है। ये दूसरे नंबर, पहले नंबर पर सुनना देख लिए, समात क्या होती है। अब देख लेते हैं बोलना, यानी ज़बानी इजहार यानी स्पीकिंग, इसको बोलते हैं। ज़बान की 4 बुनियादी सलाहियतों में दूसरा अहम बुनियादी महारत बोलना है। यानी पहला वाला क्या था, पहला सुनना था, दूसरा अहम बुनियादी महारत बोलना है। ये ज़बानी शक्ल में तामीरी, इजहारी, तख्लीकी महारत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ज़बानी शक्ल में ये तामीरी है यानी बनावटी है, या इजहार करना या अपने से इजहार करना, या तख्लीकी महारत में है। और एक चीज़ और कल आपको बताया गया था, जैसे बोलना हो गया, बोलना और लिखना हो गया। क्या हो गया, बोलना और लिखना हो गया। ये हम लोग अपने आप को इजहार कर रहे हैं, तो इजहारी महारत है ये। लेकिन फिर हम लोग अखज़ कर रहे हैं, हम लोग तहसील कर रहे हैं, हम लोग वसूली कब करते हैं, जब हम किसी को सुनते हैं, जब हम किसी को सुनते हैं या कुछ पढ़ते हैं, तब दूसरों की थिंकिंग को समझते हैं, दूसरे के विचारों को समझते हैं। जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग हमारी थिंकिंग को समझ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अखज़ कर रहे हैं, आप वसूली कर रहे हैं, वसूली महारत का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अखज़ कह रहे हैं, तहसीली महारत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोग यहाँ से काम कर रहे हैं ना, ये हमारी इजहारी महारत है, ये तामीरी महारत है, ये तख्लीकी महारत है। इससे क्या होगा, हम अपने आप का इजहार कर रहे हैं आप लोगों के सामने, और आप लोग हमको सुनकर अपने दिमाग में बैठा रहे हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा, तामीरी महारत हो जाएगा। तामीरी महारत किस तरह से होती है, तामीरी महारत हम बोल रहे हैं और हम लिख रहे हैं, ये दोनों हमारी तामीरी महारत है। आप सुन रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, ये दोनों आपकी अखज़ी महारत है, या फिर तहसीली महारत भी उसको बोलते हैं, या फिर वसूली महारत भी बोलते हैं। तो ज़बान की 4 बुनियादों में से पहली बुनियाद क्या है, पहली सुनना है, दूसरी वाली क्या है, बोलना है। ये ज़बानी शक्ल में तामीरी, इजहार, तख्लीकी महारत इसको कहते हैं। सुनने का रद्द अमल बोलने की सूरत में सामने आता है, यानी जो हम सुनते हैं उसी के अकॉर्डिंग बोलते हैं। ये नहीं कि हम इंग्लिश सुन रहे हैं, अब आपको क्या करेंगे, आपसे हिंदी में बात करेंगे, नहीं, जो हम सुनेंगे बचपन से वही बोलेंगे, वही वो जैसे कल आपको बताया गया था कि आप 4 महीने जाइए चाइना में रहकर आइए, या फिर 4 महीना आप गुजरात नहीं गए हुए हैं, जाइए गुजराती लोगों के साथ रहिए, तो कुछ ना कुछ गुजराती आप जान जाएंगे। या फिर मलयालम यानी केरल में जाइए, कुछ ना कुछ आप मलयालम ज़बान को भी जान जाएंगे। क्यों जान जाएंगे, क्योंकि जो आप सुन रहे हैं उसी में आपको बोलना ही पड़ेगा, है ना। जो आप सुनते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप बोलते हैं। हालांकि सुनना और बोलना फितरी सलाहियतें हैं और फितरी तौर पर नशोनुमा पाती हैं, यानी इसका डेवलपमेंट जो होता है, ये आगे बढ़ती है, इसको फ़रोग जो मिलता है वो फितरी तरीके से ही मिलता है। जिस तरीके से आप सुनेंगे उसी तरीके से बोलेंगे, एक फितरी महारत है, ठीक है। लेकिन सुनकर मुनासिब रद्द अमल का इजहार करना और मुनासिब लबो लहजा अख्तियार करना भी ज़रूरी है। अगर आप सुन रहे हैं, अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, अभी आप यहाँ पर जैसे ये यहाँ जो सुन रहे हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर हमसे जो सुन रहे हैं, ये सब के सब उर्दू अदब के दायरे में रहकर बयान किया जा रहा है। यानी आपसे उर्दू ज़बान में बोला जा रहा है, उर्दू ज़बान में ये सब लिखा गया है और उर्दू ही आप पढ़ रहे हैं। लेकिन आप, हो सकता है किसी गांव से ताल्लुक़ हो आपका, हो सकता है किसी शहर से ताल्लुक़ हो आपका, हो सकता है किसी कस्बे से ताल्लुक़ हो आपका, लेकिन वहाँ पर अलग बोली बोली जा रही हो, वहाँ पर अलग ज़बान बोली जा रही हो, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ने के बाद, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है, आप यहाँ से पढ़ रहे हैं उर्दू में, पढ़ने के बाद जाकर आप घर पर हिंदी यूज़ कर रहे हैं, जाकर आप घर पर किसी भी ज़बान का यूज़ कर रहे हैं, बिहार के हैं तो बिहारी यूज़ करेंगे, और
गुजरात के होंगे तो गुजराती यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये सुनना और फिर बोलना, मुनासिब लबो लहजा का भी ज़रूरी है कि आप मुनासिब लबो लहजा में बोलें, सही लहजे में बोलें, है ना? सुन तो रहे हैं आप, अब ऐसा तो नहीं है कि आप सुन रहे हैं कुछ नहीं और बोले कुछ और। तो लेकिन सुनने के लिए अगर आप मादरी ज़बान में हैं या बच्चा मादरी ज़बान में सुन रहा है, तो वो वही बोलेगा जो वो सुन रहा है, और अच्छा अगर सुनेगा तो अच्छा बोलेगा, ख़राब सुनेगा तो वो ख़राब बोलेगा। तो लेकिन सुनकर मुनासिब रद्द अमल का इज़हार करना और मुनासिब लबो लहजा अख्तियार करना भी ज़रूरी है। अब ये नहीं, जैसे आप अगर यहाँ पर कुछ और, जैसे कभी-कभी इंग्लिश बोल दिया जा रहा है, इंग्लिश बीच में बोल दिया जा रहा है ना? तो अब ये नहीं है कि आप इंग्लिश ही उर्दू में लेकर आ जाएँगे, नहीं। आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दी गई है, उसको आप उर्दू में जानें, ठीक है? यानी इनका कहने का मतलब ये है कि सुनकर मुनासिब रद्द अमल का इज़हार करना और मुनासिब लबो लहजा इख्तियार करना भी ज़रूरी है, ठीक है? आप जो सुन रहे हैं ज़रूरी नहीं है अंधाधुन उसी को बोल दें, अंधाधुन जो सुन रहे हैं वही बोल दें, नहीं, आपको समझ कर बोलना है। हो सकता है सामने वाले को तकलीफ़ ना पहुँच जाए, हो सकता है जो आप बात बोल रहे हैं उसमें पकड़ ना हो जाए, हो सकता है आपको कोई टोक ना दे कि आप सही लबो लहजा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो भी आपको हो सकता है वो आप कहीं और सुने हों, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो आप जब बोलेंगे उसके ज़िम्मेदार तो आप होंगे ना, तो इसको समझदारी के साथ आपको बोलना है। जिसके लिए बोलने की महारत जिसके लिए बोलने की महारत की तरबियत बहुत अहमियत है, और इसके लिए आपका पढ़ा लिखा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ा लिखा रहना या एक सभ्य रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे वो कहते हैं ना कि एजुकेटेड पर्सन और अनएजुकेटेड पर्सन में फ़र्क साफ पता चल जाता है ना? यानी एक एजुकेटेड पर्सन रहेगा, यानी एक पढ़ा लिखा पर्सन रहेगा, कहीं उसको बैठा दो, और एक अनएजुकेटेड रहेगा जो अनपढ़ रहेगा। जैसे उर्दू में बोलते हैं एक पढ़ा लिखा और एक जाहिल। ये दोनों इंसान को अगर एक साथ बैठा दो तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे, उनकी बातों से, उनके इज़हार से, उनके ख़यालात से, उनके एक्टिविटी से आप पता लगा लेंगे कि कौन जाहिल है और कौन पढ़ा लिखा है। ये आप अपने आप ही उनकी एक्टिविटी से पता लगा लेंगे। तो फिर ये क्या है, जिसके लिए बोलने की महारत की तरबियत, आपको तरबियत लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? कि आप किस तरह से बोल रहे हैं। गाली सुन रहे हैं तो गाली ही हर चीज़ में इस्तेमाल ना करें, इस तरह से मतलब आप अपने ज़िम्मेदार हैं। तो ये आपके लिए तरबियत पाना बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि आप किस तरह से बोल रहे हैं। इस तरबियत के नतीजे में अब देखो क्या-क्या है। इस तरबियत के नतीजे में बच्चा स्कूल आता है तो एक नए माहौल में बोलने में झिझक महसूस करता है, ठीक है? जैसे बच्चा स्कूल आएगा, अब वो क्या करेगा ना, वो जब आएगा तो वो बहुत ज़्यादा झिझक महसूस करता है, यानी वो बोलना नहीं चाहता। जैसे हम लोग ज़बान तो अपनी ऐसे देहात से हैं तो देहाती बोलेंगे, ऐलू-गैलू ऐसे इस तरह से ज़बान को बोलेंगे। उसके बाद अगर जैसे इधर पूर्वांचल साइड के हैं तो अपना उत्तर प्रदेश व पूर्वांचल के हैं तो उनकी लैंग्वेज ही अलग है, दिल्ली वाले की लैंग्वेज ही अलग है। लेकिन अगर किसी जगह पर हम लोग जा रहे हैं और हमने कभी वहाँ पर गए नहीं हैं, हम लोग वहाँ पर गए नहीं हैं, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर जाने के बाद हम झिझकेंगे कि ये कैसे बात करें, यहाँ पर तो सब अंग्रेज़ पढ़े हुए हैं, हम लोग हिंदी में बात करेंगे तो अभी बेइज़्ज़ती होगी। इस तरह की भावनाएँ हमारे अंदर आती रहती हैं। लेकिन इस तरह की भावनाओं को बच्चों के अंदर से दूर करना है, क्योंकि बच्चे भी कभी स्कूल नहीं आए हैं, पहली बार स्कूल आए हैं, अब वो झिझकना महसूस करेंगे ही, वो झिझक महसूस करेंगे, लेकिन आपको झिझक को ही दूर करना है। उसकी ज़बान पर घरेलू बोली और ज़बान के असरात नुमायाँ होते हैं, ठीक है? जो बच्चा आ रहा है, उसकी जो ज़बान होती है, उसकी ज़बान पर घरेलू बोली यानी जो उसके आस-पास की बोली हो, और ज़बान के असरात नुमायाँ होते हैं। ज़बान बोली जा रही है, बोली बोली जा रही है, उसके असरात नुमायाँ होते हैं, यानी वो रहेंगे ही। चाहे हर ज़रूरी नहीं है कि जिस जगह से बच्चा ताल्लुक़ रख रहा हो, वो बहुत अच्छी ज़बान का ही इस्तेमाल उसके इलाके में हो रहा हो, नहीं। हर 1.5 कोस पर आप 3 कोस पर चले जाइए, तुरंत मतलब 4-5 किलोमीटर चले जाइए, आपकी ज़बान, आपकी बोली बदल जाएगी, है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि हर सब ही बोली बोली जाए, सब ही बोली बोले बच्चा, उसके जो घरेलू बोली है और उसके घरेलू ज़बान के असरात उसके पास रहेंगे ही। इसलिए ये ज़रूरी है कि स्कूल में उसे बेतकल्लुफ़ी और बिला शर्म-ओ-झिझक के बोलने का मौका फ़राहम किया जाए। यानी आप अगर टीचर बन रहे हैं, आप टीचर हैं, तो आपके वहाँ बच्चे आ रहे हैं, बच्चे को ये नहीं कहना है कि सिर्फ़ तुम उर्दू में बोलो या सिर्फ़ इंग्लिश में बोलो, नहीं, उनको जो भी ज़बान वो बोल रहे हैं, इसी वजह से राइट टू एजुकेशन एक्ट और एनसीईएफ सब यही कह रहा है कि और एक्ट 350 ए आपको मादरी ज़बान में, यानी बच्चे को मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने की इजाज़त देता है, यानी हक दे रहा है। ये एनसीईएफ भी कह रहा है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 1 अप्रैल वाला, है ना?
वो भी आपका यही कह रहा है कि बच्चे को मादरी ज़बान में पढ़ाइए, यानी मादरी ज़बान बच्चे के लिए अहम है। तो और आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते। अगर बच्चा कोई भी ज़बान को बोल रहा है, कोई भी बोली को बोल रहा है, आपको चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करें, बेतकल्लुफ़ी उसको उसके अंदर से डर को ख़त्म करें। डर कैसे ख़त्म होगा? अगर लड़का बोला कि सर ये समझ में नहीं आया, आप बोलेंगे कि प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी में यही चीज़ पूछो। लड़का 1-2 बार पूछेगा, बोलेगा यार अंग्रेज़ी जब आती ही नहीं तो मैं क्या पूछूँ? ऐसे करके वो फिर अपने आप को फिर रोक लेगा, कोई चीज़ कोई डाउट ही नहीं क्लियर करेगा आपसे, फिर क्या होगा? लड़का बेकार हो जाएगा पढ़ने में। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। उसे बेतकल्लुफ़ी ऐसा फ़ील करवाना है कि एकदम चिल होकर वो बोले, कि वो कुछ भी बोले, जब वो बोले खाली आप बता दें कि देखो इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलिए। आप एक फैसिलिटेटर हैं वहाँ पर, एक सहायक अध्यापक हैं वहाँ पर, ठीक है? तो आप सिर्फ़ ऐसे बोलिए कि ऐसे नहीं ऐसे करो। फिर बच्चा सीख जाएगा कि सर मुझे डाँट नहीं रहे हैं, मुझे सिर्फ़ बता रहे हैं ना कि ऐसे नहीं ऐसे बोला करो। तो वो सीख जाएगा, वो उसका झिझकना फिर कम हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको कम करना है, उसको झिझकना ऐसा नहीं है कि आप डाँट देंगे तो वो झिझकेगा। उसको ऐसा एनवायरनमेंट फ़राहम करना है आपको कि ऐसा मौके देने हैं कि वो बोलना सीख जाए। स्कूल में उसे बेतकल्लुफ़ी और बिना शर्म और झिझक के बोलने का मौका फ़राहम कीजिए। और बोलने के दौरान बोलने के दौरान उनकी रुकावटों की और ज़बान की इस्लाह के बजाय रोक-टोक बोलने के मौके फ़राहम किए जाएँ। सबक को बच्चों की बच्चों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो सबक दे रहे हैं आप, बच्चों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और तजुर्बात से जोड़ा जाए। तो इससे न सिर्फ़ बोलने की महारत की नशोनुमा होगी, बल्कि आमोदिश भी दिलचस्प और आसान होगी। कहने का मतलब ये है, जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को क्या करना है आपको, बच्चों के लिए इस तरीके से आप जोड़िए कि उसकी उनकी लाइफ़ से जुड़ जाए वो। और जब वो लाइफ़ से जुड़ेगी, तो फिर वो पढ़ाने में भी उनको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। और रफ्ता-रफ्ता उन्हें बेहतर ढंग से बोलने की तरबियत दी जाए। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, बेहतर तरीके से उनको बोलने की तरबियत दे सकते हैं कि उनको पढ़ाई में भी दिलचस्पी पैदा हो जाएगी और वो बोलने का ढंग भी उनका अच्छा हो जाएगा। बेहतर बोलने का मतलब है अल्फ़ाज़ की सही अदायगी, रवानी और शाइस्तगी के साथ बोलना, ठीक है? अल्फ़ाज़ की अदायगी और रवानी और शाइस्तगी के साथ बोलना, यही है बेहतर बोलने का मतलब, यानी सही बोलने का मतलब। उसके बाद ज़बान के तदरीस के मकासद देख लेते हैं, यानी हम लोग जो पढ़े हैं अभी तक ये मकसद पढ़कर आए हुए हैं, है ना? बोलना क्या होता है और पढ़ाने का मकसद जो पढ़कर आए हुए हैं, कि किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएँगे, ये सब चीज़ें अब देख लेते हैं कि तदरीस बोलने के तदरीस के मकासद क्या-क्या हैं? जो हम ये पढ़ाएँगे इसके क्या हमारे मकसद निकल रहे हैं, वो हम देखने वाले हैं। तकरीरी आवाज़ों पर कुदरत हासिल करना, तकरीरी आवाज़ों पर कुदरत हासिल करना, बिला झिझक इज़हार ख़याल की सलाहियत पैदा करना और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलने को मश्क कराना। सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ आहंग और लहजे का इस्तेमाल सिखाना, मौके के लिहाज़ से ज़बान का इस्तेमाल सिखाना। यानी मौके के अकॉर्डिंग, अब ये नहीं है कि उसको ये बताया जाए कि जिस तरह से उसके पास माहौल हो, जिस तरह से उसका मौका हो, उसके अकॉर्डिंग उसको सिखाया जाए कि उससे किस तरह से बात करनी है, ठीक है? मौके के अकॉर्डिंग बात कराने का ढंग सिखाया जाए, तकरीरी आवाज़ों पर कुदरत हासिल कराई जाए, बिला झिझक इज़हार के ख़यालात की सलाहियत पैदा की जाए और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलने को मश्क कराया जाए। यानी जो बार-बार हम लोग होमवर्क देते हैं ना, एचडब्ल्यू दे देते हैं, तो यही वो काम करता है कि बार-बार उसको क्या करते हैं, मश्क करवाते हैं ताकि उसके अंदर सलाहियत पैदा हो जाए। और सही तलफ़्फ़ुज़ तो बेहद ज़रूरी है। उसके बाद ज़बानी इज़हार के तदरीस के तरीके में और क्या-क्या चीज़ें हैं, तो गुफ्तगू है, बुलंद ख़्वानी है, सवाल-ओ-जवाब है, ये सब चीज़ आप अपना सकते हैं ना, सूत्र है, ये कह सकते हो सूत्र है ये, है ना? ये सब सूत्र हैं। ये आपके मकासद थे, बोलने की तदरीस के मकासद मुंदरजा ज़ेल है, ये आपका मकसद है। अब क्या कर सकते हैं, तरीके किस तरीके से हम लोग सिखा सकते हैं, तो फिर देख लेते हैं कितने तरीके से हम लोग सिखा सकते हैं। गुफ्तगू करके, बुलंद-ख़्वानी करके, सवाल-ओ-जवाब करके, किस्सा कहानियाँ सुनाकर और दोहराकर, फ़र्ज़ी खेल जिनमें मुख्तलिफ़ किरदार अदा करने वाले हों, तस्वीर पर गुफ्तगू कराना, कहानियाँ और तजुर्बात सुनना। अब देखो गुफ्तगू क्या है, आप बच्चों के ना डिबेट करा दीजिए, थोड़ा-सा बातचीत कीजिए उनसे कि जैसे बच्चा आया है, आप उनसे बातचीत कीजिए, फिर क्या हो जाएगा, बच्चा पहले अपनी बोली में बोलेगा, फिर धीरे-धीरे आप जो बोलेंगे, जिस तरीके से आप जिस ज़बान का यूज़ कर रहे हैं, वो भी वैसे ही ज़बान का इस्तेमाल करने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग एलईडी है।
जो एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, हम अपने आप ही लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं, यानी हम अपने आप लैंग्वेज की वसूलियाबी कर लेते हैं, हम हासिल कर लेते हैं लैंग्वेज को। तो फिर क्या है, बच्चा अगर आप माहौल, इनका कहने का मतलब है, नोम चॉम्स्की का कहने का मतलब ये है कि एलईडी सिर्फ इसको माहौल की ज़रूरत होती है, ये अपने आप ही एक्टिव होकर आपको ज़बान सिखा देगा। ठीक है, तो ये नोम चॉम्स्की का कहना है। तो हम जब गुफ्तगू करेंगे, उसको माहौल फराहम करेंगे, तो अपने आप ही सीख जाएगा। बुलंद ख्वानी तेज़ पढ़ाएं और सवाल जवाब करेंगे, सीख जाएगा। किस्सा कहानियाँ सुनाना और उसको दोहराना, ये भी, इससे भी ज़बान अच्छी होगी बच्चे की। फ़र्दी खेल जिनमें मुख्तलिफ किरदार हैं, यानी ड्रामा और रामा करवा सकते हैं, तस्वीर पर गुफ्तगू कर सकते हैं, कोई तस्वीर दिखाकर उस पर बातचीत कर सकते हैं, कहानियाँ और तजर्बात सुनना, और गीत नज़मों की मश्क करा सकते हैं। कोई गीत है, कोई नज़म है, इसी वजह से छोटे बच्चों में सब ज़्यादा से ज़्यादा नज़में रखी जाती हैं, यानी पोएम रखी जाती है, जिससे वो गा गा कर सीखें। बैतबाजी है, बहस मुबाहसा है, गज़ल सराई है, तकरीरी मुकाबले हैं, ड्रामा है, शेर व सियाहत पर बहस है, सियासत होना चाहिए, शेर व सियासत पर बहस है। 15 नंबर पर त्योहारों और यूं पत्थर पत्थर और कुएं पर हम लोग बहस करवा सकते हैं, यानी उस पर बात करवा सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे बच्चे के अंदर सलाहियत उजागर होगी। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर कि मौलमीन को चाहिए, यानी आपको चाहिए, टीचर्स को चाहिए। क्या टीचर्स को चाहिए? टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों के बच्चे के बोलने को बकवास समझने के बजाय एक असासा के तौर पर इस्तेमाल करें। यानी ये आप, बच्चा कुछ भी बोल रहा है, कोई भी ज़बान को बोल रहा है जो आपको बुरी लग रही है, तो उसको क्या कहना, बकवास कहने से के बजाय उसको एक असासा के तौर पर इस्तेमाल करें, कि उससे बच्चा और बेहतर तरीके से जो आपकी अपनी सेकंड ज़बान है उसको सीख सके। तो आज की क्लास यहीं तक थी। एक बार क्लास को रिवीजन करके उसके बाद ख़त्म करते हैं क्लास को। ये तो हो गया था। बोलना क्या है, बोलना दूसरी बुनियाद है, और इसकी तदरीस किस तरह से होती है, तदरीस इनके तरबियत की जो नतीजे में किस तरह से हम तरबियत कर सकते हैं। बच्चा स्कूल आता है, नए नए माहौल को बोलने में झिझक महसूस करता है, तो हमको उसको बेतकल्लुफ़ी बिला शर्म झिझक देना है, यानी उसे इस तरह से माहौल देना है कि वो बेतकल्लुफ़ बिला शर्म झिझक के बोलने का मौका हमें फ़राहम करना है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग, बच्चों के सबक के अकॉर्डिंग उसको रोज़मर्रा के तजर्बात से जोड़ना है। कोई कहानी दी गई है, उस कहानी को उसकी लाइफ से जोड़ दीजिए, उसके मम्मी पापा से जोड़ दीजिए, उसके घर परिवार से, भाई बहन से, उसके आसपास के पार्क वगैरह से जोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा, बच्चा रोज़मर्रा की ज़िंदगी से चीज़ों को जोड़कर जब पढ़ेगा, उसको भी पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, धीरे धीरे करके इस तरह से आप उसको बेहतर बोलने का ढंग सिखा सकते हैं। और बेहतर बोलने का मतलब ये है, अल्फाज की सही अदायगी होनी चाहिए, रवानी होनी चाहिए, शाइस्तगी के साथ बोलना होना चाहिए। और आपके मकसद क्या क्या है? मकसद यही है कि तहरीरी आवाज़ों पर कुदरत हासिल करना। अगर वो बोल रहा है तो उस पर उसको कुदरत हासिल हो, बिला झिझक इजहार ख्याल की सलाहियत पैदा कराना, और सही तलफ़ुज़ के साथ बोलने को मश्क कराना। उसके बाद सही तलफ़ुज़ की साथ आहंग और लहजे का इस्तेमाल सही होना चाहिए। मौके के लिहाज से ज़बान का इस्तेमाल करने का भी आपको ढंग बताना है। उसके बाद किस तरीके से आप ये सब ढंग बताएँगे, तो गुफ्तगू करके बता सकते हैं आप, गुफ्तगू करके बता सकते हैं, बुलंद ख्वानी करा सकते हैं, सवाल व जवाब करा सकते हैं, किस्सा कहानियाँ सुना सकते हैं, फ़र्दी खेल करवा सकते हैं, तस्वीर पर गुफ्तगू करवा सकते हैं, कहानी और तजुर्बात सुना सकते हैं, बैतबाज़ी हो सकती है, बहस व मुबाहसा हो सकता है, गज़ल सराई हो सकती है, और तकरीरी मुकाबले हो सकते हैं, ड्रामा हो सकता है। तरह-तरह की चीज़ों, त्योहारों पर बहस आप करवा सकते हैं। तरह-तरह की चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, तरह-तरह की चीज़ों से आप बच्चों के अंदर ऐसी भावनाओं को लेकर आ जाएँगे कि बच्चे अपने आप ही ज़बान को सीख जाएँगे, और वो ज़बान का इस्तेमाल करने का भी हुनर उनके अंदर आ जाएगा। लेकिन ये काबिलियत एक टीचर में होनी चाहिए, एक अच्छे असातिज़ा में होनी चाहिए। तो और ये भी था कि मुअल्लिम को चाहिए कि जो बच्चा बोले, उसको बकवास कहने के बजाय उसको एक असासा के तौर पर इस्तेमाल करें, ताकि जिससे बच्चा अपनी मादरी ज़बान से जोड़कर आपकी सेकंड ज़बान की आमोदिश कर पाए। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। कल अब इसका तीसरा पार्ट, यानी लिखना या होगा या पढ़ना होगा, उसको आपको पढ़ाया जाएगा। और फ्री नोट्स के लिए आप जान ही रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स
दिया गया है लिंक, उसी पर टच करके आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स हर बैच की मिल जा रही है। अब हिंदी और उर्दू दोनों बैच की तैयारी आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। और DSSB की तैयारी चली रही है, महाटेट की तैयारी चली रही है। 4 बैच फिलहाल हमारा चल रहा है। सीटेट चल रहा है, हिंदी चल रहा है, सीटेट हिंदी उर्दू और महाटेट DSSB। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए जिनका सीटेट नहीं निकल पा रहा है या जिनको थ्योरी नहीं मिल पा रही है सीटेट की। तो उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी थ्योरी वाइज पढ़ कर जाएँ, ताकि अपना डाउट, हर डाउट अपना क्लियर करके ही आएँ वहाँ पर। और अब की इंशाल्लाह कोशिश है कि आप लोगों का ज़रूर निकलेगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज़।